श्रोतागण, तकनीकी कारणों से नेकी और पूछ पूछ चैनल की सभी वीडियो अस्थायी रूप से हट गई थीं। इसके लिए हमें खेद है। बहुत जल्द आपको इस चैनल पर फिर से सभी वीडियो और नया धारावाहिक नागेश्वरी देखने को मिलेगा। साथ ही चैनल फिल्मी रंगमंच के सफर पर मूवी कहानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिसकती बेटी भी प्रस्तुत की जा रही है। राजा हर्षवर्धन के दरबार में जैसे ही वे राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उनके मुख्यमंत्री ने उत्सुकता भरे स्वर में कहा, महाराज, आज हमने आपके लिए एक विशेष मनोरंजन की व्यवस्था की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर दिया, नेकी और पूछ पूछ। इतना सुनते ही दरबार में नृत्य, संगीत और वादन का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया। तालियों की गूंज, वीणा की मधुर ध्वनि और नर्तकियों की लयबद्ध गति से पूरा दरबार जीवंत हो उठा। किंतु उसी समय दरबार के मुख्य द्वार से एक संदेशवाहक सिपाही घबराया हुआ भीतर आता है। वह तेजी से आगे बढ़कर राजा के सामने झुककर कहता है, महाराज माफ कीजिए, पर एक अत्यंत गंभीर सूचना है। हमारे राजकुंवर शमीक को राजबाग में किसी सर्प ने डस लिया है। संदेशवाहक से सूचना मिलते ही राजदरबार के सभी सभासद कार्यक्रम बंद कर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। राजा के आदेश तांत्रिक सपेरों को तुरंत बुलाया जाता है ताकि लड़के शमीक का इलाज कराया जा सके। लेकिन इलाज करने के बावजूद कोई भी तांत्रिक या सपेरा बचाने में सफल नहीं हो पाता। तब राजा हर्षवर्धन गुस्से में चिल्लाए, इन तांत्रिक सपेरों को तुरंत कारागार में बंद करो। फिर उन्होंने अपने मंत्रीगणों की ओर घूरते हुए कहा, अब और कोई उपाय नहीं। सर्प विध्वंस यज्ञ की तुरंत तैयारी कराओ, समझे? मंत्रीगण राजा की आपा पाकर अन्य सपेरों के साथ जगह जगह से सर्पों को पकड़कर इकट्ठा कराने लगते हैं। लेकिन यह क्या? कुछ सांप तो इतने विशाल और भयानक हैं कि सपेरे भी डरने लगते हैं। राजा का आदेश स्पष्ट है, हर हाल में सभी सांप पकड़कर दरबार में लाए जाएं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन सर्पेस विध्वंस के कार्यक्रम की तैयारी के दौरान राजा हर्षवर्धन के राज्य में एक लड़की शेषा नागेश्वर मंदिर में नागेश्वर की पूजा करने जाती है। जैसे ही राजा के सैनिक उसे मंदिर में जाते देखते हैं, वे चौंक जाते हैं। तुरंत ही वे उसे पकड़ लेते हैं और राजा के दरबार में घसीट कर ले जाते हैं। राजा हर्षवर्धन ने लड़की शेषा से प्रश्न किया, क्यों देवी, आपको और आपके गुरु को ज्ञात नहीं कि आप जिस नागेश्वर की पूजा करने जा रही हो, उसी नागेश्वर के वंशज ने हमारे राजकुंवर शमीक को डसकर हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। तब लड़की शेषा ने कहा, राजन, नागेश्वर की पूजा के लिए मुझे प्रेरणा देने वाली मेरी भावी यानी मेरे भाई की पत्नी अश्वनी पात्रा ही मेरी गुरु है। राजा के आदेश पर सैनिक लड़की शेषा अपने भाई बीरू के साथ अश्वनी पात्रा को राजा के पास लाने के लिए उसके मायके पहुंचती है। वहां एक सुंदर बाग में अश्विनी पात्रा अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही होती है। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी जैसे कोई मधुर संगीत। शेषा और बीरू को देखते ही उसकी सहेलियां चौंक गई। अरे, ये कौन लोग हैं? शेषा ने आगे बढ़कर कहा, राजा का आदेश है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अश्विनी पात्रा ने एक पल को झूले से उतरते हुए चकित होकर पूछा, क्या अभी, इतनी जल्दी? बीरू ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, तुरंत देर करना ठीक नहीं होगा। अश्विनी पात्रा की सहेलियां घबरा गई। पर क्यों? क्या हुआ? शेषा ने बिना समय गंवाए कहा, यह सवाल पूछने का समय नहीं, हमें निकलना होगा। अब अश्विनी पात्रा क्या करेगी? क्या वह खुशी खुशी उनके साथ जाएगी या कोई और मोड़ आएगा? वहां पर अश्विनी पात्रा, शेषा तथा अश्विनी पात्रा के पति बीरू तीनों की आपस में बातचीत हो ही रही थी कि अचानक राजा हर्षवर्धन के सैनिक वहां आ पहुंचे। तुम तीनों हमारे साथ चलो, एक सैनिक गर्जा। लेकिन क्यों? अश्विनी पात्रा ने घबराते हुए पूछा। राजा हर्षवर्धन ने दरबार में बुलाया है, दूसरे सैनिक ने कठोर स्वर में कहा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो किसी अनहोनी की आशंका हो। फिर बिना कोई और प्रश्न किए सैनिकों के साथ राजा के दरबार की ओर चल पड़े। तत्पश्चात राजा हर्षवर्धन ने लड़की शेषा तथा उसकी भावी अश्वनी पात्रा से नागेश्वर की पूजा के संबंध में प्रश्न किया। देवी, आप ऐसे नागेश्वर की पूजा क्यों करती हैं जिसके वंशज सर्प हमारे दुश्मन हैं, जो छुपकर कभी भी किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं? श- महाराज, ये जीवधारी कभी भी किसी इंसान पर प्रहार नहीं करना चाहते, बल्कि हम इंसान ही हैं जो इन्हें अपना दुश्मन समझ इन पर अत्याचार करते चले आए हैं। फिलहाल मैं समय बर्बाद न करते हुए आपके पुत्र को थोड़े ही समय बाद इसी सर्प से उसका जहर खिंचवा कर डिस्टर्ब सकता।
बचाने का वादा करती हूँ, कृपया मुझे नागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने की इजाजत दें। अश्विनी पात्रा राजा हर्षवर्धन के लड़के को सर्प के जहर से बचाने का वादा कर नागेश्वर मंदिर में पूजा करने चली जाती है। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान होगा? या अश्विनी पात्रा ने राजा हर्षवर्धन के बेटे को सर्प के जहर से बचाने का वादा किया और अब वह नागेश्वर मंदिर में पूजा करने जा रही है? लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? या किस्मत कोई और खेल खेलने वाली है? उधर राजा के सैनिक हर व्यक्ति को नागेश्वर मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे थे, लेकिन वे अनजाने में अश्विनी पात्रा को भी रोकने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक दो विशाल सर्प वहां प्रकट हुए। गुस्से से फुफकारते हुए उन्होंने सैनिकों की ओर झपट्टा मारा। घबराए हुए सैनिकों ने चीखते चिल्लाते हुए मंदिर परिसर से भागना ही बेहतर समझा। सैनिक आत्मरक्षा के लिए जब उन सर्पों पर गोली चलाते हैं तो सर्प गायब हो जाते हैं, लेकिन उस समय अश्विनी पात्रा से कोई विरोध नहीं करते। सैनिक इस चमत्कार की सूचना राजा हर्षवर्धन को देते हैं। क्या यह सच हो सकता है? राजा हर्षवर्धन हैरान रह जाते हैं। यह कैसे संभव है? सैनिक उत्साह से कहते हैं, हाँ महाराज, यह सच है। इधर नागेश्वर मंदिर से नागेश्वर की पूजा करने के बाद अश्विनी पात्रा राजा हर्षवर्धन के वायदानुसार लड़के शमी को बचाने के लिए उसके पास पहुंचती है। लेकिन क्या वह समय पर पहुंचेगी? शमी की हालत कैसी होगी? ये सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह हिम्मत नहीं हार सकती थी। अश्विनी पात्रा और लड़की शेषा मंत्र द्वारा उस सर्प को बुलाती है। फिर उसी सर्प से उसका जहर खिंचवाती है और राजकुंवर शमी को जिंदा कर देती है। क्या ये चमत्कार नहीं? राजा हर्षवर्धन ने अश्विनी पात्रा से क्षमा याचना करते हुए धन्यवाद दिया और जिज्ञासापूर्ण स्वर में पूछा, देवी जी, क्या आप हमें बतला सकती हैं कि इस सर्प ने मेरे पुत्र को क्यों डसा? हमारे पुत्र शमीक से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? फिर उन्होंने एक पल रुककर गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में आगे कहा, अगर आप बता सकें तो कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण मुझे यह राजपद प्राप्त हुआ और मैं इस राज्य का राजा बना। अश्विनी पात्रा ने जवाब देते हुए राजा से कहा, महाराज, आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कष्ट उठाने होंगे और कहीं अन्यत्र जाना होगा। फिर वह थोड़ा ठहर कर बोली, इसके लिए आपको सर्वप्रथम बिंध्यनगर जाना होगा। वहां आपको एक बुढ़िया मिलेगी जो एक कुएं पर पानी ले जाने वाली युवतियों से एक कटोरे में पानी मांगते हुए दिखेगी। अश्विनी की आंखों में एक रहस्य था। उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर वही बुढ़िया दे सकती है, लेकिन क्या आप वहां तक जाने का साहस रखते हैं? राजा हर्षवर्धन अपने प्रश्नों के जवाब के लिए उत्साहित होते हुए अश्विनी पात्रा के कहने के अनुसार अपने घोड़े के साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर विंध्यनगर के लिए प्रस्थान कर देता है। वहां पहुंचकर वह अश्विनी पात्रा द्वारा बताई गई उस बुढ़िया से उत्सुकतापूर्वक प्रश्न करता है, "आह, माता, मुझे बताइए, मैं किन कुकर्मों के कारण वर्तमान में राजा बन सका?" बूढ़िया ने जाने पहचाने व्यक्ति की तरह राजा से वार्तालाप करते हुए कहा, राजन, आप तो स्वयं इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं? राजा हर्षवर्धन को उसके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देते हुए वह आगे बोली, आप जिस बात को जानना चाहते हैं उसका उत्तर तो उस राज्य में लगने वाले मेले में ही छिपा है। क्या आपने कभी उस मेले के बारे में सुना है? फिर मुस्कुराकर उसने कहा, वह मेला अद्भुत होता है महाराज। वहां देश विदेश के व्यापारी आते हैं, अनोखी वस्तुएं बिकती है और लोगों की भीड़ उमड़ती है। क्या आपको जानने की उत्सुकता नहीं हो रही? राजन, वहां उस मेले में आपको दो औरतें मिलेंगी, एक चांदी के रथ में सवार और दूसरी सोने के रथ में। चांदी के रथ वाली औरत आपसे पर्दा करेगी, आपसे बात तक नहीं करेगी, लेकिन वो सोने के रथ वाली औरत, हाँ वही, वो आपके हर प्रश्न का जवाब देगी। राजा हर्षवर्धन उस बुढ़िया पर विश्वास करते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से मेले की ओर बढ़ता है। क्या वाकई वह बुढ़िया सच बोल रही थी? उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहता है। मेले में पहुंचकर वह चारों ओर नजरें घुमाता है, पर क्या उसे वह मिलेगा जिसकी तलाश में वह आया है? वहां पहुंचते ही राजा सोने के रथ वाली औरत से उत्सुकता से पूछता है, देवी जी, मुझे बताइए, मैं किन कर्मों के कारण वर्तमान समय में राजा बन सका? उस औरत ने राजा के प्रश्न के उत्तर के लिए राजा हर्षवर्धन को मगधनरेश प्रताप भानु के यहाँ हाल ही में पैदा होने वाले लड़के से मिलने की सलाह देते हुए कहा, जब आप मगधनरेश प्रताप भानु के शहर में प्रवेश करोगे, तभी मगधनरेश का लड़का पैदा होगा। उससे
पहले वो लड़का अदा होने वाला नहीं। आपके प्रश्न का जवाब वो लड़का देगा। राजा हर्षवर्धन आश्चर्यचकित हो गया। वह तुरंत मगध राज्य के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करता है, परंतु मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या सच में ऐसा संभव है? आखिर ये कैसे हुआ और क्यों?